वन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और पेपर में भी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लगभग 60 डेज बचे हुए हैं। लगभग जो है 60 डेज बचे हुए हैं। तो कैसा चल रहा है? अब तो आपका रिवीजन ही चल रहा होगा। और आज फिर से हमारी क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और हम इस प्रकार से पढ़े हैं कि एक भी पॉइंट ना छूटे। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं, हर क्लास को, तो आपका पॉलिटी में प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप इन क्लासों को कंप्लीट करें और इनका नोट्स भी टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो आप उनसे रिवीजन भी करें। और इस प्रकार से अगर आप पॉलिटी को करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको अपनी जीएस सब्जेक्ट अगर लगता है कि वीक है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी का सबसे ज़्यादा इससे पॉलिटी का ही रहता है। अगर आप पॉलिटी को कर लेते हैं तो अच्छा खासा स्कोर कर जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, और क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और अच्छे से आपको पता चलेगा कैसे इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी संविधान का भाग चार में डीपीएसपी किस में आते हैं? तो डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है डीपीएसपी। और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक इन्हें रखा गया है, 36 से 51 तक। और आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, और तो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इनका स्वरूप क्या है? तो ये गैर न्यायोचित है, यानी कि इन्हें इन्हें लागू कराने के लिए अगर इनका आपका कोई उल्लंघन होता है तो मूल अधिकारों की तरह इनके लिए ये गैर न्यायोचित है। इनके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। जैसे आपका मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। आपको आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसी तरह डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यानी कि इन्हें न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। लागू नहीं कराया जा सकता। इसके उद्देश्य क्या है? तो डीपीएसपी के जो उद्देश्य हैं वो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना डीपीएसपी का उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्वों का। अब हम इनके आर्टिकल्स को देख लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है वो यही ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रश्न जो बनता है वो यहीं से बनता है। और यहाँ पे भी कुछ गिने चुने आर्टिकल्स होंगे, जैसे कि 38 हो जाएगा, 39, 41 और 48 और 50 और 51, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? तो इसमें राज्य की परिभाषा है, वही जो कि भाग 111 में है। जो भाग किसमें है? भाग 11 में। यहाँ पे सॉरी, भाग 3 में, जो कि भाग 3 में है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थी, क्योंकि भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में जैसे मूल अधिकारों की व्याख्या दी गई, वैसे यहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई। जैसे वहाँ पे विधि की परिभाषा दी गई, यहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 37 में इस भाग में निहित सिद्धांतों को लागू होना बताया गया है, 37 में। और 38 में क्या है? तो 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था 38 में है। और 38 में 2 भाग हैं, 38(1) और 38(2). तो 38(1) में है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। और 2 में है आय स्थिति और अवसरों की असमानता को कम करना। किसको? आय स्थिति और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, मतलब कम करना। यानी कि आय स्थिति और अवसरों की समानता, यानी कि किसी को भी लड़का लड़की में भेद ना किया जाए, इस तरीके से महिलाओं पुरुषों में भेद ना किया जाए, सबको बराबर काम के लिए बराबर आय वगैरह मिले। तो ये है। और इसको जोड़ा किसके द्वारा गया है? ये जरूर याद रखना, क्योंकि प्रश्न ऐसे आता है। 44 में संशोधन 1978,
तो 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 39, तो अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत सिद्धांत। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत सिद्धांत अनुच्छेद 39 में है। और 39 के जो है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कई सारे भागों में इसको बांटा गया, A B C D E और F में इस प्रकार इनको बांटा गया है। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत सिद्धांत 39 में है। 39A में है पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, दोनों के पास आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। और 39B में है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण जनहित में हो, यानी कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सभी को बराबर मिले। ये नहीं कि कुछ ही लोगों के पास रह जाए और कुछ उनसे वंचित रह जाएं। जैसे कि बड़े बड़े लोगों के पास सारे संसाधन रह जाएं और छोटे जो लोग हैं उनके पास कुछ ना पहुंच पाए। तो इस तरीके से ना हो, सभी के लिए संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण जनहित में हो। और 39C में है धन और उत्पादन के संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण, यानी कि धन भी इसी प्रकार से सभी के हित में बांटा जाए, सभी के पास हो, किसी एक के पास इसका संकेंद्रण होकर न रह जाए कि किसी एक के पास तो बहुत सारा धन है या बहुत सारे उत्पादन के साधन है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों के पास रोजी रोटी के लायक भी नहीं है। तो इस प्रकार से सभी के इस प्रकार संकेंद्रण हो कि सभी के पास जाए। और 39D में है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये नहीं कि महिलाओं को कम दिया जाए और पुरुषों को ज़्यादा दिया जाए। तो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। और ई में है श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का संकेंद्रण, श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का संकेंद्रण। और एफ में है बच्चों को गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर, बच्चों को गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर। और इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो इसको 42 में संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39A, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न आता ही है। अनुच्छेद 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42 में संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। विधिक सहायता यानी कि समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जाए, जिन्हें धन के कारण यानी कि उनके पास इतना आय के स्रोत नहीं है कि वो वकील कर सकें अपने किसी मुकदमे को लड़ने के लिए, तो उन्हें सरकार द्वारा दिया जाएगा धन। इसका मतलब ये है। अनुच्छेद 40 यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, तो 40 में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये गांधीवादी आर्टिकल है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता यानी कि मातृत्व लाभ, प्रसूति यानी कि मातृत्व लाभ, मातृत्व लाभ। अनुच्छेद 43, तो अनुच्छेद 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में। और 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। और इसको 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का संवर्धन, अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का संवर्धन। 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया है, सहकारी समितियों के संवर्धन को 43B में इसको रखा गया। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए क्या होगा, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। और इसको जो है
86 में संविधान संशोधन के द्वारा 21A आर्टिकल में जोड़ दिया गया। इसको के तहत इसको मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद 46, तो 46 में SC/ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, यह है 46 में। और 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार का राज्य का कर्तव्य है। यानी कि पोषाहार स्तर को सुधारने, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने, ये किसके? ये राज्य के कर्तव्य हैं। ये बताया गया अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन गोवध पर रोक। कृषि और पशुपालन का संगठन और गोवध पर, इस पर यानी कि गाय के वध पर रोक बताई गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन और गोवध पर रोक। 48A पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 48A में है और इसको जोड़ा गया है 42 में संशोधन 1976 के द्वारा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उनको तो ज़रूर ही याद रखना, क्योंकि बार बार ये एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में सीधे यही आ जाए, तो इसलिए अच्छे से याद करना। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, और इसको 42 में संशोधन के द्वारा जोड़ा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 39 50 में क्या है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये किस में है? 50 में। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, और ये दोनों आर्टिकल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन्हें अच्छे से देख लेना। और अब हम देख लेते हैं विचारधारा के आधार पर जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। यानी 3 आधार पर बांटा गया है। किस किस में? समाजवादी सिद्धांत है एक गांधीवादी सिद्धांत है और एक उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है। तो समाजवादी सिद्धांत कौन से हैं? तो ये हैं 38, 39, 39A, 40 नहीं 41, 42, 43, 43A और 47। और इसी प्रकार गांधीवादी सिद्धांत भी देख लेते हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत 40, 43, 43B, 46, 47, 48। और उदार बौद्धिक सिद्धांत तो ये है 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। तो इनको भी एक बार अच्छे से देख लेना। और इसी प्रकार आज की क्लास जो है यहीं पर कंप्लीट होती है, और अगली क्लास में अगले टॉपिक। और अगर आपको भी इसी प्रकार की क्लासों से जुड़े रहना है जिससे आपका पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, आपका प्रश्न गलत ना हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डेली एक क्लास आती है जो बहुत छोटी सी होती है, जिसे आप चलते फिरते कहीं भी देख सकते हैं, और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके बाद आपका एक भी प्रश्न पॉलिटी में गलत नहीं होगा अगर आपको इस पॉलिटी की आप इस पूरी सीरीज को देख लेते हैं तो। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF के लिए मैंने टेलीग्राम बताया हुआ है, हर क्लास की PDF जो है टेलीग्राम पे मिल